हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग अपवहन वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और आज की टॉपिक को शुरू करते हैं अपवहन वेग को। तो सबसे पहले अपवहन वेग को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चालक लेना होगा। ठीक है, एक चालक तार लेना होगा जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो देखो क्या होगा कि एक हम क्या लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तो देखो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि ये जो हम चालक तार ले रहे हैं या कंडक्टर ले रहे हैं या चालक ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन होगी, जिसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वे क्या करेगा, इधर से उधर भटकेगा। क्या करेगा? इधर से उधर भटकेगा। ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उसका कोई दिशा नहीं होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होगा वे कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी कि कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इससे टकराएगा, कोई इससे टकराएगा, कोई इससे टकराएगा, इस तरह से होगा। तो इसको हम कौन सा गति कहेंगे? तो इसको हम, जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वे हमारी यादृच्छिक गति होगी। क्या होगी? यादृच्छिक गति। ठीक है, यादृच्छिक गति हो जाएगी। तो इसको हम यादृच्छिक गति कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी इसमें कैसी होगी? यादृच्छिक गति, यानी कि जिगजैग। ठीक है, जिगजैग के बारे में सुने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या कर रहा है, देखो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर में जो है, तो इसका कोई भी वेग जो है, यानी कि कोई भी जो इसका डायरेक्शन है चलने का, ये अल्टर सल्टर है। मतलब कि चल रहा है, टकरा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। होता है ना, जब क्या होता है कि कहीं पे एकाएक कोई ऐसी घटना घट जाए, सडनली कोई घटना घट जाए, तो आदमी तो दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, दूसरे आदमी भी टकराते हैं, फिर कोई गिर जाता है, फिर कोई क्या होता है, नहीं भी चलना चाहता है तो उसको ढकेल करके आगे पहुंचा देता है। ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है, ये सभी क्या कर रहे होंगे, चल तो रहे होंगे, इसमें वेग तो होगा, लेकिन एक दूसरे से टकराने के कारण कोई इसका वेग जो है कन्फर्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वेग की गणना करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये हमारा, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा ये हमारा क्या होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग बच्चों हम u1, u2, u3, u4, ठीक है, और un मान के चलते हैं। तो अब इससे यदि हम औसत वेग निकालने की कोशिश करें तो औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग जो है ये हमारा, यानी कि u एवरेज, ये हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, तो बटे में n हो जाएगा, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन होगी उतने बार हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे यादृच्छिक गति होने के कारण, ठीक है, यादृच्छिक गति होने के कारण इसकी जो वेग हो जाएगी, एवरेज वेग जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका जो गति है वे क्या है, यादृच्छिक गति है, जिगजैग पाथ पे चल रहा है, यादृच्छिक गति है, कोई गति का कोई मतलब कि कोई कन्फर्मेशन ही नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी जा कर के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बैटरी लेकर के आएंगे और इस चालक में हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो एक चलो बैटरी लेकर के आते हैं और इस चालक में लगाते हैं। तो देखो किस प्रकार से होगा बच्चों, है ना। इस प्रकार से एक चालक में हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। ये हमारा प्लस टर्मिनल और ये हमारा माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो बैटरी ला करके हमने क्या किया, इस चालक में जब लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन थे इस प्लस के कारण जो है यहाँ पे प्लस होगा और इस माइनस के कारण यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और प्लस जो होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा उससे दूर जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होगी, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएंगे और
इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो डांस कर रहा था ना, इसमें अभी तक जो डांस कर रहा था चल बल्ले बल्ले, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वे कहेगा कि चलो सर जी आ गए हैं। जैसे होता है ना, इकट्ठी बच्चे होते हैं क्लास में एकदम, जब तक टीचर नहीं आते हैं तो डांस करते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं, और जैसे ही क्लास में टीचर एंट्री होते हैं तो जैसे लगते हैं कि भाई इससे तो अच्छा विद्यार्थी कोई हो ही नहीं सकता, एकदम शांत बैठ जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा कि ये प्लस आवेश जब आ गया, ये प्लस जब टर्मिनल हो गया, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आना शुरू कर देंगे और आराम से शांति से उछल कूद बिना मचाए हुए क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में आना शुरू कर देंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किधर की ओर आना शुरू करेंगे, प्लस टर्मिनल की ओर आना सभी शुरू करेंगे। ठीक है, प्लस टर्मिनल की ओर सभी आना शुरू करेंगे। तो अब जो इसका वेग पहले हमारा यादृच्छिक, इसका जो गति था ये यादृच्छिक गति था, क्या अब इसकी गति यादृच्छिक होगी? नहीं होगी, इसकी एक अपनी सीधी सादी वेग हो जाएगी। ठीक, सीधी सादी गति हो जाएगी, इसकी एक सीधी सी पाथ हो जाएगी आराम से जो है। अब हमको मालूम है कि रास्ता हमारा जहाँ पे है तो हम सीधे चलेंगे, नहीं मालूम होता है तब तो भटकते हो ना। अब तो इसे मालूम है कि सर आ गए हैं, सर को जाके कॉपी चेक कराना है, तो चलो आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे चलो। तो इसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन सीधे आएंगे। तो उसके कारण क्या होगा बच्चों, तो वेग जो है इसका चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे हमने u1 माना था वहाँ पे v1, v2, v3 और डॉट डॉट vn मानेंगे। अब कहोगे कि सर ये v को ऐसे क्यों कर दिए हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे u है और यहाँ पे v, इसलिए मैं मोड़ दिया हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है ना, नहीं तो दोनों एक जैसे लगेंगे। तो अब बात करते हैं भी एवरेज की, किसकी, भी एवरेज की। तो इसका जो है एवरेज वेग क्या हो जाएगा, तो इसका जो वेग होगा ये हमारा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा n हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो क्या होगा, ये जो है यहाँ पे जो औसत वेग था, ये जो औसत वेग था हमारा 0 था, क्या यहाँ पे भी औसत वेग हमारा 0 होगा? नहीं, यहाँ पे औसत वेग का एक कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, औसत वेग यानी कि भी एवरेज जो है, एवरेज, ये हमारा कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, VD कहेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। ठीक है, अपवहन वेग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया अपवहन वेग क्या होता है ये चीज़। चलिए इसको हम लोग इधर लिखते हैं और फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। तो किसे कहते हैं बच्चों, अपवहन वेग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ तो समझ लो। पहले कह रहा है कि जब किसी चालक को, यानी कि इस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, एक विद्युत क्षेत्र से, यानी कि हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ा जा है, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित दिशा में बल लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पे एक निश्चित दिशा पे क्या होता है, बल लगता है। इस बल के कारण इन इलेक्ट्रॉन को एक वेग प्राप्त होता है, और इसी बल के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक वेग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उस पर बल लगता है तो एक वेग प्राप्त हो जाता है कि हमें इधर जाना है, वो एक वेग प्राप्त होता है, उसके मान को उपवहन वेग कहते हैं, और इसी के मान को हम क्या कहते हैं, उपवहन वेग कहते हैं। फिर से समझ लो, क्या कह रहा है कि कोई हमारा चालक तार हो या कोई हमारा चालक हो, उसमें जब हम बाह्य विद्युत बल दें या बाहरी जो है विद्युत क्षेत्र दें, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगने लगता है, इन सभी पे एक बल लगता है, और ये निश्चित दिशा में क्या करते हैं, इसमें बल लगने लगता है, इसमें एक निश्चित दिशा में बल लगता है। देखो किधर की ओर बल लगा है, और इस बल के कारण इन इलेक्ट्रॉन में एक वेग प्राप्त होता है। तो बल जब लगेगा तो इस पर क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, तो वेग होने के कारण जो वेग प्राप्त होता है उसी के मान को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, जिसको हम लोग VD से क्या करते हैं, नोट करते हैं। अब बच्चों यहाँ तक तो हमारा थ्योरिकल बात हो गई। अब हम इस VD के वैल्यू को निकालेंगे कैसे, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चलो VD के वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे
हम अब क्या निकालेंगे, इस VD के मान को निकालेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए, इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे बल लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र होने के कारण इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, तो बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है तो क्या होता है, बल बराबर, तो बल बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा था बल के बारे में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र F बराबर आपने क्या पढ़ा था, याद करो, आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, F = -Q × E पढ़ाया गया है। पहले आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो क्या होता था यहाँ पे -Q हमारा क्या होता था, एक आवेश होता था। क्या होता था, आवेश होता था ना। हम क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता था, तो उस जब बल को निकालते थे तो वे क्या होता था, -Q × E। वहाँ पे हम परीक्षण आवेश ले जाया करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक Q0 परीक्षण आवेश ले जाया करते थे, वहाँ से हम लोगों ने गणना की थी, तो ये हमारा निकल करके आया था F = -Q × E। तो यहाँ पे आवेश है और यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो F = क्या हो जाएगा, -E × E। क्या हो जाएगा, -E × E, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र बल लग रहा है वे किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। उस पे कहाँ पे लग रहा था, आवेश पे लग रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -E लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F = कैपिटल E, स्मॉल e और कैपिटल E। इसको चलो बच्चों इक्वेशन 1 मान लो, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हो गया। जहाँ पे E जो है, जहाँ पर ये हमारा E क्या होगा, जहाँ पर E जो है, E हमारा जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ये आपका E क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखो बच्चों, F बल के कारण क्या होगा, F बल यानी कि हम जब इस पे बल लगा रहे होंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ चेंज हो रहा होगा, इसमें त्वरण हो रहा होगा, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो त्वरण के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे, 11th क्लास का चीज़ है। F बल के कारण क्या होगा, त्वरण होगा। F बल के कारण क्या होगा, त्वरण होगा। त्वरण नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ। त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन। त्वरण कब होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। तो क्या इस पे जब बल लगेगा, किसी चीज़ पे बल लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। मान के चलो तुम जा रहे हो और पीछे से हम एक लात मार दे जोर से, तो क्या तुम्हारे वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। तुम थोड़ा सा तेज आगे चले जाओगे, है ना। तो क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे जब क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले तो जैसे मन वैसे चल रहा था, इससे पहले वाले फिगर में वे जब चालक था तो जैसे मन वैसे चल रहा था। तो जब हमने क्या किया कि बैटरी जोड़ा तो उसके वेग में परिवर्तन हो गया। तो इस वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। और वे किसके कारण होगा, जब हम इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएंगे। और बल किसके कारण लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र के कारण लगाएंगे। तो अब देखो आगे क्या होगा बच्चों, तो आगे हमारा F = हम लिख सकते हैं, F = क्या होता है, m/a होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये कैसे होता है m/a, सॉरी बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा, एक शुरू से लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है, F = क्या होता है, F = ma होता है, सॉरी फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F = क्या होता है हमारा, m × a होता है, ठीक है। अब m × a होता है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि F को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू a हमारा क्या हो जाएगा,
त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये हमारा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो त्वरण बराबर हो जाएगा F/m, यानी कि बल बटे m। और m हमारा यहाँ पे बच्चों क्या है, तो m हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का बच्चों द्रव्यमान है। अब देखो हमने यहाँ पे a का वैल्यू निकाला, तो a का वैल्यू हमारा क्या है, F/m है, ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो इसके वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसके वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, चलो रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम रखेंगे। अब देखो समीकरण 1 में यदि रखें तो क्या होगा, तो अच्छे से समझो। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है। इस दोनों को चलो आप कंपेयर कर लो, इस दोनों को यदि आप कंपेयर करो, यहाँ देखो ये और ये हमारा है ना, तो इसको यदि हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें समीकरण 1 का मान रख रहे हैं, ठीक है। a का मान, उल्टा लिखा गया, ठीक है, इसको दूसरा लिख लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम, ये जो समीकरण 2 आया है, इस समीकरण 2 में हम 1 का मान रखेंगे। तो देखो ये तो a हो ही जाएगा ना, तो a लिखेंगे, और f के जगह पे कितना है, तो -e इंटू ई, और बटे में कितना है, m है। तो ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों, ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये समीकरण 3 हो गया। अब चलो आगे की बात करते हैं। अब हमारा क्या होगा कि यह त्वरण जो है दोनों केस में, यानी कि 2 केस हमारा आया था, याद है ना, 2 केस आया था। एक बार तो हमने U1 U2 U3 लिया था, एक बार हमने V1 V2 V3 लिया था। तो दोनों केस में क्या होता है, इसको लिखते हैं, और थोड़ा सा ये वाला साइड हमें हटाना पड़ेगा। तो चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से तो हमारा इतना हो गया, त्वरण का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमने क्या पढ़ा, यह त्वरण ए वेग, ये जो त्वरण ए वेग है, ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है कि जब हम चालक में कोई बैटरी नहीं लगाते हैं तब तक, यानी कि U1 U2 U3 से अब जब हम बैटरी लगा देते हैं तब हमारा गति होता है, तब त्वरण होता है, तब V1 V2 V3 से V ठीक है। पहले तो हमारा U1 U2 U3 रहता है, कोई गति नहीं रहता है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो उसमें त्वरण हो जाता है, उसमें गति हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन में गति हो जाता है। तो कब होता है, क्रमशः समय, उसमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो वह समय क्रमशः क्या लगता है, T1 T2 T3 और Tn लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं औसत वेग की, ठीक है। तो औसत वेग क्या हो जाता है, तो बच्चों औसत वेग क्या हो जाता है, तो औसत वेग हमारा, ठीक है, औसत वेग हमारा ये हो जाता है, पहले जो था ये था, उसके बाद औसत वेग क्या हो जाता है, जब इसमें गति होती है तो औसत वेग ये हो जाती है। तो औसत वेग हमारी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस ... Vn और बटे में कितना हो जाता है, n हो जाता है ना। तो औसत वेग क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और इसको हम कौन सा वेग कहते हैं, अपवहन वेग। कौन सा वेग कहते हैं, अपवहन वेग, ठीक है। छोटा सा लिख दिए, समझ जाना, अपवहन वेग, क्योंकि जगह कम है और इसमें हमें कंप्लीट करना है डेरिवेशन को। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने बोला कि औसत वेग हमारा ये हो जाता है, जिसको अपवहन वेग कहते हैं, Vd। क्या कहते हैं, Vd। अब हम क्या लगाएंगे इस वाले में, अब हम लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम समीकरण, क्लास 11th में याद करो, गति के प्रथम समीकरण में क्या थे, गति के प्रथम समीकरण में क्या कहा गया है, क्या होता है, V बराबर, तो V बराबर क्या होता है, U प्लस AT होता है ना। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। हाँ, तो बच्चों क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। अब V1 बराबर क्या होगा,
बताओ V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा U1 प्लस अब क्या होगा U1 प्लस, ठीक है। तो वेग तो हमारा सबका एक ही हो रहा है, तो हम त्वरण तो ए ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा T2। अब हम V3 की बात करें तो क्या होगा U2 क्या हो जाएगा U2 प्लस क्या हो जाएगा T2। अब हम V3 की बात करें तो क्या होगा बच्चों, तो V3 बराबर क्या होगा, V3 बराबर हो जाएगा U3 प्लस T3। अब जो है V4 क्या हो जाएगा, तो U3 प्लस यहाँ पे U4 प्लस T4, और इसी प्रकार से Vn बराबर क्या होगा Un प्लस Atn, है ना, क्या हो जाएगा Un प्लस Atn। तो ये गति के प्रथम समीकरण से होते हैं, गति इसका जो है वैल्यू हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब इस समीकरण को हम एक एक करके इसमें यदि पुट कर दे तो क्या हमारा अपवहन वेग निकल करके आ जाएगा, यस, क्योंकि यही तो हमारा अपवहन वेग के बराबर है। और इसके वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है किससे, क्लास 11 के गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम नियम से, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको जब हम इस सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, अब तो कहानी थोड़ी सी लंबी लग रही है ना। तो समीकरण 3 से, एक समीकरण 4 मान लेते हैं इसे, समीकरण 4 से अब देखो समीकरण 4 में हम क्या करेंगे कि इसमें इनके वैल्यू को पुट करेंगे। अब तो बच्चा ये जो है BD होगा, क्या होगा, BD होगा। तो BD बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा है V1, तो V1 क्या होता है U1 प्लस कहाँ से 2 लिखा है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना, T1, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब देखो फिर क्या होगा, तो अब हो जाएगा U2 प्लस T2। उसके बाद क्या होगा प्लस प्लस U3 प्लस T3, ठीक है। और बटे में हम 3, और उसके बाद प्लस डॉट क्या लिखेंगे UN प्लस ATN, क्या लिखेंगे UN ATN। तो ये हमारा BD बराबर होगा, और बटे में कितना लिखेंगे बच्चों, ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे बटे में हमारा हो जाएगा क्या है, N है तो N लिख दो। अब देखो यहाँ पे इस सभी को यदि हम जोड़े ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इन सभी को यदि ऐड करके लिखेंगे तो एक चीज़ हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इसमें U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट UN एक तरफ, उसके बाद AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस ATN एक तरफ लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे BD इजकल टू क्या लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट UN, और बटे में हम क्या लिख देंगे, N लिख देंगे, है ना, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, बटे में क्या लिख देंगे, N लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लस, अब देखो प्लस क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 डॉट प्लस ATN, है ना, क्या लिख सकते हैं प्लस ATN, और बटे में क्या हो जाएगा, ये N हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको कुछ चीज़ याद आ रही होगी, तो क्या चीज़ याद आ रही होगी कि आप देख रहे हो कि U एवरेज बराबर हमारा, यानी कि U1 U2 U3 डॉट UN बटे N हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बच्चों क्या ये 0 हो जाएगा, क्या ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज़ कर सकते हैं, तो BD बराबर हम क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे, और प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पे AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 से हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो लेंगे, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट TN, और बटे में टोटल कितना होगा, टोटल बटे में N होगा, ठीक है, बटे में टोटल कितना हो जाएगा, बटे में टोटल N हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग बहुत हद तक फाइनल पोजीशन पे आ गए हैं। तो फाइनल पोजीशन पे क्या आ गए हैं कि अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ भी अंट जाएगा, तो BD बराबर
Vd बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये जीरो हटा दो तो ए तो लिखेंगे ही, है ना, ए तो लिखेंगे Vd बराबर, चलिए AD तो हम लिख सकते हैं, ये ए तो लिख सकते हैं। अब इस T1 T2 T3 T4 n को हम क्या लिखेंगे, टाउ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इसे हम टाउ लिखेंगे, ठीक है। तो टाउ का कहने का मतलब क्या है कि ये सभी टाउ बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, यानी कि इन सभी को जोड़ करके इसका वैल्यू को हम टाउ के बराबर लिखते हैं। और इस टाउ को क्या कहेंगे, कहीं पे लिख लेना, इसको हम विश्रांति काल कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, बटे मैन इसे हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल, विश्रांति काल, ठीक है, विश्रांति काल कहते हैं, ठीक है ना। T1 T2 ये हमारा क्या हो गया, विश्रांति काल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो टकरा रहा है फिर दूसरे में जा रहा है, तो उस दोनों के बीच का जो समय होगा वे हमारा क्या कहलाएगा, विश्रांति काल कहलाएगा। तो यहाँ तक हो गया। तो Vd बराबर ए टाउ हमने निकाला। अब देखो इस वाले इक्वेशन को आप इक्वेशन 5 मान लो, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 5 मान लो। तो यहाँ पर अब करेंगे तो हो जाएगा, शायद आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपको ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ पार्ट को हम इधर वाले पार्ट को हटा करके इस पार्ट को इधर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद जो है टोटल कंप्लीटली इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, अब जरूर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने लाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। तो अब क्या होगा कि ये हमारा Vd बराबर इतना आ गया। अब जो है इस Vd को हम क्या लिखेंगे, अब Vd बराबर हम इस a का मान रख दे, इसमें हम a का मान रख दे, इसका मान इसमें रख दे, तो क्या हो जाएगा, देखो a बराबर कितना है, माइनस e इंटू ई बटे में कितना है हमारा एब है, और बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, टाउ बच गया, ठीक है। तो ये हमारा Vd फाइनली निकल करके आ गया है। एक लंबी कहानी के बाद हमने अपवहन वेग का वैल्यू निकाला, है ना। एक लंबा प्रोसेस चला और उस प्रोसेस के बाद हमने अपवहन वेग निकाला। इसमें हमने क्या किया, Vd में Vd इजकल टू AD, यानी कि a का मान रखने पर, इसमें लिख देना a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। तो बच्चों a का मान रखने पर फाइनली हमारा अपवहन वेग निकल करके आ चुका है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने अपवहन वेग के बारे में पढ़ा। अपवहन वेग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक हमारा क्या था, चालक था, उस चालक में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भटक रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भटक रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक जो है बैटरी लगाया। बैटरी लगाने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन का जो गति थी और जो वेग था वे क्या हुआ, एक डायरेक्शन में हुआ। जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब उसका जो वेग था वे जीरो था, और जब हमने बैटरी लगा दिया तो उसका वेग हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, और वेग हमारा क्या हो गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn बटे n, ठीक है। और उस केस में जब हमने बैटरी नहीं लगाया था तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un बटे n, और वे हमारा जीरो के बराबर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया कि विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा था। तो वे जो बल लग रहा था उसको हम लोगों ने लिखा F इजकल टू माइनस, जहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी में माइनस QE होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस E इंटू ई लिखा। E इजकल टू माइनस ई का आवेश, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है वे हमारा होगा, और E हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अच्छे से सुनना। अब चलो, F बल के कारण हमारा कुछ ना कुछ त्वरण होगा। कहने का मतलब यदि कोई चीज चले और उस पर हम क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, उसके गति में परिवर्तन होता है। तो उसके गति में जो परिवर्तन होता है तो किसके कारण होता है, जो बाहरी आदमी उस पर जाके बल लगाता है। जैसे तुम चलो और मैं लात मारो तो क्या होगा, तुम्हारी गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से F बल के कारण क्या होता है, त्वरण होता है। उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन होता है। तो F इजकल टू m इंटू ए होता है, ठीक है। तो m बराबर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब a बराबर हमारा F बटे m आएगा इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने इसके वैल्यू को रख दिया, ठीक है। f के जगह पे वैल्यू को रखने के बाद ये हमारा माइनस e इंटू ई बटे m आ गया। क्लियर है। अब चलो आगे बात करते हैं। यह त्वरण a वेग u1 u2 u3 un से v1 v2 v3 vn कर देता है, ठीक है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो ये जो
त्वरण ए वेग जो है वे क्या करता है कि जो ये हमारा वेग था उसमें परिवर्तन कर देता है, और परिवर्तन करके क्या कर देता है v1 v2 v3 कर देता है, और इसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। वो समय हमारा क्या है t1 t2 t3 tn लगता है। औसत वेग, तो औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग, जब ये हमारा किसके बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट डॉट vn बटे n। और हमें यही अपवहन वेग के बारे में आज पढ़नी थी, और अपवहन वेग जो है vd यानी कि इसी vd के वैल्यू को निकालना था। तो इसके लिए हम गति के प्रथम नियम को लगाते हैं, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी के मान को रखना है। तो v इजकल टू यू प्लस ए टी, v1 इजकल टू u1 प्लस at1, v2 इजकल टू u2 प्लस at2, v3 इजकल टू u3 प्लस at3। इसी प्रकार से ये vn बराबर un प्लस atn हो जाएगा। अब देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में यानी कि इस वाले में हम यदि इसके मान को रख दे, इनके मान को रख देते हैं तो कुछ u निकल करके आता है, और उसके बाद u वाले पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, u1 u2 u3 यानी कि जब हमने बैटरी लगाया था उससे पहले, और उसके बाद 81 82 को पार्ट को हम क्या करते हैं अलग करते हैं। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ से इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर होता है, तो मैंने बताया कि 0 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू हमने, ठीक है, t1 t2 t3 प्लस tn बटे n को हमने एक विश्रांति गति कहा, और इसको हमने टॉ माना, तो a इंटू टॉ लिखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस a में इसका मान को रख देंगे, तो हमारा फाइनली ये vd यानी कि उपवहन वेग निकल करके आ जाएगा। तो ये काम हमने यहाँ पे किया, vd बराबर माइनस इस a का वैल्यू जो है यहाँ रखा, तो ये आ गया, और इंटू हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये अपवहन वेग आपका कंप्लीट होता है। दूसरा वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग तीसरे वीडियो लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो बहुत बेहतरीन लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।